मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा छत्तीसगढ़ का मुद्दा है कांग्रेस में हार पर रार, गुटबाजी जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में हौसले बुलंद कर उतरी कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई थी। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट पर ही उसे कामयाबी हासिल हुई। 4 जून को आए नतीजों के करीब एक महीने बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने हार पर मंथन किया। हाईकमान की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पहली बैठक की, जिसमें कांग्रेस के भीतर खाने एक बार फिर वही देखने को मिला जो उसका एक बहुत पुराना मर्ज है, बहुत पुरानी बीमारी है, यानी गुटबाजी। पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस के साथ एक बार फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। गुटबाजी एक बार फिर उसके लिए बड़ा मर्ज बनकर उभरी। ये सच्चाई कहीं और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की समीक्षा में निकल कर आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के करीब एक महीने बाद पार्टी में हार की समीक्षा हुई, जिसमें हार का ठीकरा गुटबाजी पर फूटा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक में ही संगठन की कई खामियां उजागर हुई। हार पर रार, गुटबाजी जिम्मेदार। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक। मीटिंग में लोकसभा चुनाव में हार पर हुई समीक्षा, उम्मीदवारों से ली गई चुनावी रिपोर्ट। बैठक में गुटबाजी पर फूटा कवासी लखमा का गुस्सा। वीरप्पा मोइली समेत वरिष्ठ नेताओं के सामने फूटा गुस्सा। बस्तर में हार के लिए गुटबाजी को ठहराया जिम्मेदार। अन्य नेताओं ने भी संगठन के कामकाज पर उठाए सवाल। रायपुर के नेताओं को कम प्रतिनिधित्व का भी उठा मुद्दा। 1 जुलाई तक अलग अलग संभाग में होगी कमेटी की बैठक। जमीनी तथ्य पर कांग्रेस तैयार कर रही अंतिम रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट संगठन में बदलाव का भविष्य भी तय करेगी। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में बनी इस समिति की बैठक में कई खामियां उजागर हुई हैं। खुद वीरप्पा मोइली भी यही मान रहे हैं। Talking to everybody, we are come here to strengthen the hands of the state leaders and the local leaders. Main idea is to strengthen our friends. We would like to succeed in next elections. Whatever deficiency we have, we will make out, and the leaders will decide, and we will go by their decisions. संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो हमारा समर्थक मतदाता है, उसकी संख्या में कहीं कमी नहीं आई है। मजबूती से बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस का फोकस अब अगले चुनाव पर होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का टारगेट संगठन में गुटबाजी दूर करने का है, जिसे लेकर बीजेपी भी तंज कसती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। यही बताता है कि अभी से वो हारा हुआ मान रहे हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, हार से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं, यही बताता है। हार के बाद चिंतन मंथन करना राजनीतिक दलों का अपना हक है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में हौसले बुलंद कर उतरी कांग्रेस के लिए नतीजे निराशाजनक रहे। लिहाजा अब कांग्रेस समीक्षा कर अपनी कमियों को दूर कर संगठन को मजबूत करने में जुटी है, जिसमें प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जुलाई तक चलने वाली इस समीक्षा की अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल। चलिए, तो कांग्रेस में हार, उस पर रार, तकरार, कौन जिम्मेदार? वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें। कई बार तो ऐसा लगता है कि कब छूटेगा पिंड कांग्रेस का गुटबाजी से। क्यों नहीं कांग्रेस अपने इस पुराने मर्ज से
बीमारी से छुटकारा पा सकती है या नहीं पा पाती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं उमेश घोरमोड़े जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत ही शांत संतुलित व्यक्तित्व के धनी, बहुत स्वागत करता हूं। और उन्हीं के बिल्कुल एकदम उन्हीं के जैसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं अजय गंगवानी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। वो भी एक सौम्य शालीन व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़ते हैं। और राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और छत्तीसगढ़ की राजनीति के हर पेंचो खम पर बहुत गहरी निगाह उनकी रहती है और एक प्रखर पत्रकार के तौर पर आगे बढ़ते हैं। राम अवतार जी, पहला सवाल आप ही से लेकर, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इस मर्ज पर कितनी बार बात की जाए। हर बार एक बैठक में एक नेता कहता है कि हार का कारण गुटबाजी है, कोई दूसरा कहता है, बाकी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और फिर दिल्ली से आया वरिष्ठ नेता कहता है कि भैया मत लड़ो, लड़ना बीजेपी से है। लेकिन कांग्रेस ये बात ना समझती है और ना समझ पाने के लिए तैयार दिखती है। कैसे देखते हैं आप इस बीमारी को और आज की बैठक को, जिसमें फिर ये बम फूटा गुटबाजी का कांग्रेस के? कांग्रेस की गुटबाजी, उसकी अच्छाई भी है और उसकी बुराई भी है। अच्छाई इसलिए कि जो चुनाव होते हैं वो व्यक्ति पर आधारित या व्यक्तित्व पर आधारित रहते हैं, तो उसमें कांग्रेस फोकस करती है, छत्रप तैयार करती है और उसके अपने मत हैं उसको आगे ले जाती है। दूसरी तरफ गुटबाजी जो है वो कांग्रेस हाईकमान भी चाहती है आए और निचले स्तर पर भी जाती है, क्योंकि विचारधारा का अभाव, अनुशासन का अभाव एक तरह से है, वो वही जो है वो व्यक्तित्व को बढ़ाता है और व्यक्तित्व को बढ़ाने की कांग्रेस आगे ले जाती है। तो इसलिए कांग्रेस में गुटबाजी रहती है। हम अगर पूरा चुनाव की समीक्षा को देखेंगे तो 2003 से इसका वर्णन कर सकते हैं। उस समय जोगी जी थे, जोगी जी सक्रिय थे और दूसरे तरफ विरोधी गुट विद्याचरण जी थे, गुटबाजी थी वो चल रही थी और उसी तरह हार हुई। दूसरे तरफ रमन सिंह जी आए, उन नेताओं के बीच, बड़े बड़े भाजपा नेताओं के बीच अचानक रमन सिंह आए, मुख्यमंत्री बने, धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और 15 साल रहे। तो ये जो अभी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, साय जी भी उन बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए सीएम बने हैं, सौम्यता से अपनी काम आगे ले जा रहे हैं। कुछ अच्छे फैसले, कुछ बड़े नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश, संगठन के स्तर पे अलग अलग चीजें चल रही है। तो छत्तीसगढ़ का अगर देखेंगे 2003 का जो दृश्य है थोड़ा कई मायनों में एक तरह से दिखता है। जी। अब कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती है, मैं आता हूं चुनौतियों पर आता हूं तिवारी साहब। वो डिबेट का दूसरा हिस्सा चुनौतियों का ही हिस्सा है कि आखिर क्या चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों से निपटने में क्या कांग्रेस सक्षम होगी, क्या वो ऐसा कर पाएगी। इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगा दूसरे हिस्से में। उमेश जी, ये बात बिल्कुल सही कही तिवारी जी ने कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये कहानी बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ी थी और ये बताती है कि कांग्रेस की गुटबाजी उसकी ताकत भी बनती है जब वो क्षत्रपों के तौर पर प्रकट होती है, और उसकी कमजोरी भी बन जाती है जब क्षत्रपों की लड़ाई पार्टी के ही लिए संकट बन जाती है। बहरहाल बीजेपी का विषय नहीं है, ये आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी का विषय है, लेकिन टिप्पणी करना बीजेपी कहाँ चूकती है उससे। आपकी टिप्पणी आमंत्रित है जी। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, उसी से ठंडा उसी से गर्म, और गर्म होना और ठंडा होना यदि किसी की तासीर हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें बैलेंस ना हो कि वो कब ठंडा और कब गर्म हो जाए तो जरूर चिंता का विषय है। और शायद इसीलिए समीक्षा की आवश्यकता यहाँ पर कांग्रेस के सामने निकल करके आई है। देखिए, यूं तो ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, आपने ठीक कहा, और समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। हम भी एक राजनीतिक दल के रूप में तमाम चुनाव परिणाम आते हैं, चाहे हमारी हार हो चाहे जीत हो, हम भी समीक्षा करते हैं। मुझको लगता है कि उसी आधार पर कांग्रेस भी यहाँ पर समीक्षा के लिए जा रही है, लेकिन समीक्षा
समीक्षा के बाद जिस प्रकार की स्थितियां, जिस प्रकार के विरोधाभास और जिस प्रकार की तल्खियां बैठकों से निकल करके आती है और पहले भी आती रही है, ये तो वर्तमान का विषय है। अभी आज रायपुर की इनकी बैठक हुई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कितना फैक्ट निकाल करके लाती है और कितना उसको अमली जामा पहना पाती है और कितना कांग्रेस में सुधार होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पूर्व भी अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, आज तक उस विधानसभा हार की जिम्मेदारी तय करने का या फिर जिम्मेदारी लेने के नाम पर कोई सामने नहीं आया है। अभी लोकसभा चुनाव और उसके समीक्षा को लेकर के कांग्रेस के नेता आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से कवासी लखमा जी का जो न्यूज के अंदर में, जो खबरों के अंदर में निकल करके आ रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है और आरोप लगाए तमाम तरह के, और रायपुर में भी प्रतिनिधित्व कम देने की बात है, वैसे ही रायपुर के नेताओं को तवज्जो कम देने की बात है। तो इस प्रकार के विषय लगातार तमाम क्षेत्रों के अंदर से मुझको लगता है कि निकल करके आएंगे। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से कवासी लखमा जी आज मुखर हुए हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर वो आरोप लगाए हैं, और बीते दिनों से जिस प्रकार से वन मैन आर्मी शो चल रहा है, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए दीपक बैज जी की लोकसभा की टिकट कट गई, उसके बाद अभी समीक्षा, तो कहीं इस समीक्षा की आड़ में प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज जी को पूरी तरह से साइड लाइन लगाने की तैयारी तो नहीं है। यह भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से हम तक शायद पहुंच जाए भविष्य में, तो यह भी एक विचारणीय विषय एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा है। बाकी ये इनका आंतरिक विषय है, ये समीक्षा करें, समीक्षा के बाद ये आगे सुधार करें, हमारी शुभकामना है। बहुत सुंदर सारी बातें भी कह दी आपने, और लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। बहुत खूब आपने घोरमोड़े साहब गजब की बात कही, और अध्यक्ष बदलने की तरफ भी आपने इशारा कर दिया। अजय गंगवानी सर बीच में थोड़े बेचैन भी हो रहे थे। बात सही है, माता पिता की तरह होती है पार्टी, और उस पार्टी के बारे में मीडिया से, बीजेपी से, स्वतंत्र पत्रकार से आलोचना के स्वर सुनना काफ़ी कष्टप्रद होता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये दौर आता है, एक दौर ये भी है, इससे निकलना तो होगा। अजय जी क्या कहेंगे आप? इससे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि गुटबाजी का मसला उठा, और पायलट साहब ने ये कहा कि लड़ें तो बीजेपी से लड़ें, आपस में क्यों लड़ें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी है। 5 से 6 बिंदु में जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई राजनीतिक दल, अगर कोई हार हो रही है, आप ये अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया है। आज हमारे वीरप्पन मोइली जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार पदों पर रहे, आज उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ, विधानसभा अध्यक्ष, जो एक पूरी प्रणाली के अनुसार, जो आज कहने का, देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। मैं आपके चैनल पर इस बात को स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अपेक्षित परिणाम कांग्रेस पार्टी लग रही थी वो नहीं आया हमारे हिसाब से। लेकिन ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि प्रत्येक लोकसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में, कुछ क्षेत्रों में, अगर देखिए मैं समीक्षा की बात करें तो शरद जी 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अभी जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, 13 विधानसभा में लीड बढ़ी है। आज इनके उप मुख्यमंत्री बिलासपुर के अरुण साहू जी के क्षेत्र की बात करूं, इनके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के क्षेत्र की बात करूं, या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, तीनों मंत्रियों के क्षेत्रों में हमने बेहतर परिणाम दिखाए हैं। भूपेश बघेल जी नांदगांव से हारे हैं, लेकिन वोटों की प्रतिशत की बात करूं तो 42.09 से बढ़ के 46.18, और भाजपा के 4% कम हो रहा है। आज पाली तनाखार की बात करूं, 48,000 वोट से जीत दर्ज की। तो ये लगातार हमने प्रयास किए हैं। ओवरऑल हमारे परिणाम, हम विधानसभा 1 सीट हारे, लोकसभा की 11 के मुकाबले हम 10 के बदले 9 पे हैं, लेकिन ओवरऑल जो वोट की संख्या है वो 5 से 6 लाख बढ़े हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे वीरप्पा मोइली जी, सचिन पायलट जी, दीपक बैज जी, चरणदास महन जी, भूपेश बघेल जी, सारे वरिष्ठ नेता बैठ के ये समीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए किस प्रकार से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आखिरी कहना चाहूंगा, आज गुटबाजी अंतरकलह की बात कर रहे हैं। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण का समारोह था, उसमें बिजमोहन अग्रवाल जी जो फोटो शेयर करते हैं वो विष्णुदेव साय को क्रॉप कर देते हैं। जब साय जी फोटो शॉप करते हैं तो वो बिजमोहन अग्रवाल जी को साइड कर देते हैं। तो गुटबाजी अंतरकलह जो चरम पे है, 8 बार के विधायक जो 40 साल से रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उसको मंत्री पद से हटा देते हैं, जल्दी से उसको आप साइड करने का प्रयास करते हैं। दोनों ये समीक्षा हमने पहले भी देखी शरद जी। बिल्कुल, लेकिन अजय जी, बड़ा सवाल ये है कि गुटबाजी की बात से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं। आता हूं आपकी तरफ घोरमोड़े सर, आता हूं आपकी तरफ। बड़ा सवाल ये है कि क्या चरणदास महंत जी या बाबा साहब जो हैं, सिंहदेव साहब, या भूपेश बघेल जी,
या फिर ताम्रध्वज साहू जी को अचानक कह दिया जाता है कि अब आप दिल्ली की राजनीति करेंगे, चलिए दिल्ली, आपको संगठन में बुला रहे हैं या राज्यसभा से दिल्ली बुला रहे हैं, तो आपके ये नेता क्या बहुत सहजता से चले जाएंगे? जैसे बृजमोहन जी चले गए, प्रतिद्वंदिता है, निश्चित तौर पर है, बृजमोहन जी को भेजा गया है। यही सवाल मैं आता हूं आप दोनों की तरफ, अभी तो एक एक राउंड और होगा। तिवारी साहब, आपने चुनौतियों की बात की, अब क्या चुनौती ये है? बोल लीजिए, अच्छा बोल लीजिए गंगवानी साहब, बोल लीजिए, बहुत बहुत 5 सेकंड 10 सेकंड में। देखिए जी शरद जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए शरद जी, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। बृजमोहन अग्रवाल जी 40 साल से कर रहे हैं, आपने पहले 45, फिर 57, फिर 71, आप मंत्री की संख्या में 25% वृद्धि कर रहे हैं, स्पष्ट है। आपके नेता भी चले जाते क्या? उस दिन का फार्मूला था, हर 5 सांसद के पीछे एक मंत्री। तो आखिर बृजमोहन अग्रवाल जी को देखिए, आज उनको कहीं ना कहीं यहां से भी हटा दिया गया। चलिए आज वो बड़े उम्मीद से बैठे बोल थे लीजिए, कि घोरबड़े सर, किसी पद का बोल दायित्व लीजिए, मिल सकता बोल है। लीजिए आप भी, तो किसी को 5 से 10 sideline सेकंड के करने बीच के में। लिए इससे बड़ा दाव नहीं हो सकता। बोलिए घोरबड़े सर, काउंटर। जी बोलिए सर, बोलिए। यही दिक्कत है, कांग्रेस की हालत उस विद्यार्थी की तरह है कि जिसका विज्ञान का पर्चा है और वो इतिहास का पर्चा हल करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इनके खुद के यहाँ समीक्षा इनसे हो नहीं रही है और ये भाजपा के अंदर झांक करके तमाम तरह के विषय उठा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और कांग्रेस के अंदर में उनकी आंतरिक समीक्षा की क्या स्थिति है। और गुटबाजी, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, गुटबाजी टीएस देव से लेकर के कवासी लखमा से लेकर के मोहन मरकाम से लेकर के दीपक बैस तक क्या स्थिति रही? आपने दीपक बैस को साइडलाइन करने की तैयारी, गुटबाजी का एंड रिजल्ट क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज अराइजेस। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। चलिए तिवारी साहब, आप चुनौतियों की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे चैलेंज है, बड़े मजबूत चैलेंज है। क्या जिसकी तरफ घोरमोड़े साहब ने किसी विश्लेषक की तरह इशारा किया, वही मेरा सवाल है। क्या अब दीपक बैस जी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ेगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी से उनकी निकटता छिपी नहीं है और निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं है तो निशाने पर ये दोनों नेता होंगे? मोहन मरकाम बनाने की तैयारी है। दीपक बैस जी, तिवारी साहब सवाल आपसे है। तिवारी सर, उनको हटाया था, इनको हटाने की तैयारी। राम अवतार जी सवाल आपसे किया मैंने। देखिए, निश्चित तौर पर ये विवाद बढ़ेगा, गुटबाजी बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये चाहेंगे विधानसभा चुनाव की समीक्षा भी हो, क्योंकि विधानसभा हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने समीक्षा नहीं की है। लोकसभा टिकट किसके कहने में किसको दी गई है, ये चर्चा होगी। संगठन किसके पास है, इसकी चर्चा होगी। दूसरी बात, ये बात आज चर्चा थी कि मोइले जी जो है वो तो हिंदी जानते नहीं हैं, इंग्लिश में समझते हैं, तो नेता जो है कितना बोलेंगे और वो कितना समझेंगे और कैसी रिपोर्ट दिल्ली देंगे। तो ये एक बड़ा दुविधा में अभी कांग्रेस है। और यहाँ के नेताओं ने बोला कि हम सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत कमरे में अलग अलग मिलेंगे। इसके बाद मोइले जी ने सब बड़े नेताओं को अलग अलग बुलाया और उनकी बातें सुनी। अगर सार्वजनिक तरीके से बात कहते तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बाद में जाता और गुटबाजी बढ़ती। तो इसको विवाद को खत्म करने के लिए कहा गया अलग अलग मिलें, अपनी बात कहें। तो मोइले जी ने अलग अलग बात की, वो कितना सुने, क्या रिपोर्ट बनता है, संगठन कितना मजबूत होता है और वास्तविक में हार के कारण क्या है, इसके पता लगाने की कई ऐसी चर्चा है। क्योंकि हार के 100 बहाने हैं और जीत को श्रेय सब लेना चाहते हैं, तो ऐसा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को यहाँ पर स्थितियां अच्छी हो सकती थी, कांग्रेस की सीटें बढ़नी थी, क्योंकि आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा अंदर ही अंदर बना हुआ था। क्या उसका लाभ मिल पाया, क्या प्रत्याशी चयन हो पाया सही तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कई चीजों किसकी दिल्ली में चली है। बिल्कुल तिवारी साहब, ऐसे सवाल और जिस तरह से कांग्रेस के भीतर आप और हम देखते हैं कौन है ये सब जानते कि हैं। एक हरे भरे पेड़ पर कोई परजीवी बेल चढ़ जाती है तो उसके सारे पोषक तत्वों को सोख लेती है और वो हरा भरा दरख्त पेड़ सूखने लगता है। गुटबाजी एक ऐसी ही बेल है जो सारी संभावनाओं को समाप्त कर देती है कांग्रेस की। हर चुनाव में कांग्रेस, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ही दलों के ही टक्कर के राज्य हैं, किसी चुनाव में कांग्रेस खारिज नहीं होती है, लेकिन ये गुटबाजी परजीवी की बेल की तरह चढ़ती है और कांग्रेस की संभावनाओं को सुखाकर समाप्त कर देती है। घोरमोड़े साहब, वक्त कम है, 15-20 सेकंड में आपकी टिप्पणी, फिर गंगवानी साहब की। जी
देखिए, अभी गंगवानी जी जिस प्रकार से अपना दिल बहलाने का प्रयास कर रहे थे और इन अरुण साव जी के क्षेत्र के अंदर में अपनी लीड को देकर के अपने आप को दिलासा दे रहे थे, भूपेश बघेल जी के हार में भी कहीं वहां पर जीत ढूंढ करके अपने आप को दिलासा दे रहे थे, तो यही हाल इनकी समीक्षा का है। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कि आज जब आप केवल एक सीट पर हैं तो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। हम भी कहते थे 18 के अंदर में, 18 के चुनाव में हमारी 14 सीटें आई थी, हम उसको स्वीकार करते थे, और लोकसभा चुनाव में हम 65 विधानसभा में जब जीत दर्ज कर चुके थे और कहते थे कि 23 में हम रिपीट करेंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, तब यही लोग हम पर आरोप लगाते थे। आज अपने आप को दिलासा देने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वीरप्पा मोइली जाए, अंतिम 5 सेकंड जिस प्रकार से आदरणीय वीरप्पा मोइली जी यहाँ पर आए हुए हैं, एक तरफ तो आपने बेल की बात करी और तमाम तरह का विषय यहाँ पर निकल करके आया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय वीरप्पा मोइली जी अपने राजनीतिक जीवन के अंदर में चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। अब वो ले चुके हैं या उनको दिला दिया गया है? चलिए इस प्रकार की गंगवानी साहब, यह भी कांग्रेस के लिए है। और वीरप्पा मोइली जी से एक ट्वीट अलग नहीं, अब समय नहीं है, अब समय नहीं। घोरबड़े सर, मेरी बात विनम्रता से, अजय जी, जब वीरप्पा मोइली जी से अलग समय कमरे में मांगा तो एक शेर नजर कर रहा हूं कांग्रेसियों की, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जी बोलिए गंगवानी। अच्छी बात कही आपने, ये सेम बात कहना चाह रहा हूं। आज पूरा मोदी जी के 7 चरण का चुनाव अयोध्या के राम मंदिर पर केंद्रित रहा। अरे सर, अपनी बात करिए ना, वो मंदिर और वो विषय तो उठेंगे, वो अलग बात है। जी, इस प्रकार से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की गुटबाजी नहीं, बता दीजिए नहीं हुआ क्या? ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़े, बुरी तरह हारे। उत्तर प्रदेश में राजनीति करते रहे, बुरी तरह हारे। तो ये गुटबाजी जो अंतरकला का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी चलिए बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद करूंगा आप तीनों का कि हमने शालीनता से एक डिबेट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे याद आती है महात्मा गांधी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि जिस्म फरोशी करने वाली एक महिला के पास मेरे एक मित्र ने मुझे एक दिन भेज दिया। मैं अपराध बोध से भी ग्रस्त था और सन्नाटे में उस महिला के पास थोड़ी देर बैठा रहा, लेकिन फिर मुझे ग्लानि बोध इतना हुआ कि मैं चुपचाप दरवाज़ा खोलकर कमरे का निकल गया। ये बताता है कि कांग्रेस के जो पितृपुरुष रहे हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, वो सच्चाई को यहाँ तक जाकर स्वीकार करते थे, और जिसने भी सच्चाई को स्वीकार किया है वो महात्मा बना है। महात्मा न सिर्फ संत की दृष्टि से, बल्कि आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता को कौन छू सकता है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि आप काफिला क्यों लुटा, बजाय इधर उधर देखने के आपको अपने गिरेबां में झांकना होगा। उन कमजोरियों को समझना होगा। आप मीडिया से नहीं कह सकते, बीजेपी से नहीं कह सकते, लेकिन बंद कमरे की बैठकों में इसका गहन विश्लेषण करिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आगे देखिए आप, बड़ा पद, बड़ा मुद्दा, बड़ा नेता, इस पर सस्पेंस और एक्सक्लूसिव खबरों का खास बुलेटिन प्राइम टाइम मेरे सहयोगी ललित और अनुपमा के साथ। नमस्कार।